हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर रांची। हमारा ये ब्रांच 3 और जगह पे लोकेटेड है, बेडो में भी, मांडर में भी। और यहाँ पूरा का पूरा आर्मी की जो क्लासेस है वो पूरी तरह से फ्री है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, फ्री की आर्मी क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। तो हम वीकली आप लोगों को 80 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि पूरी तरह बेस्ड होगा एसएससी जीडी पे, यानी जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उसी पे कंप्लीट रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला भाग, सामान्य बुद्धि एवं तर्क से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एक कूट भाषा में अलर्ट को इतना लिखा जाता है और HERD हर्ड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लोथ को का कोड क्या होगा, कोड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम बोले ए को जैसे लिखा जाता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और टी का कितना होता है 20। उसी तरह एच का 8, ई का 5, आर का 18 और डी का कितना 4 होता है। तो क्लोथ का अरेंजमेंट क्या होगा। तो हम बोले चलिए देखते हैं, सी का 3, एल का 12, यानी 3 और 12 यहाँ पे फंस रहा है। उसके बाद देख लेते हैं ओ का कितना 15, टी का 20 और एच का 8। तो 3 12 15 20, 3 12 15 20 8। तो ये वाला क नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी माइनस के जगह में हम प्लस लिखने वाले हैं और प्लस के जगह में माइनस लिखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी सिंप्लीफिकेशन में काम होता है तो हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। बोर्ड मास रूल का, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 13 सते 91 और 12 सते 84, कितना 84। तो ये हो गया 72 प्लस 84 माइनस 6, 4 2 6 8 7 15, यानी ये आंसर हो जाएगा 150, यानी घ नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 3 दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हम बोले चलो ऐड करते हैं, 9 4 13 3 16, 16 में अगर एक ऐड किया जाए तो 17 बनेगा। 5 2 7 7 14, 14 में एक ऐड किया जाए तो क्या बनेगा 15 बनेगा। उसी तरह 8 3 11 और 6 17, 17 में अगर हम एक ऐड करें तो कितना बनेगा 18, यानी इसका आंसर 18 बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले स्लाइड पे, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। तो हम बोले कि जब वेन डायग्राम का बात आए तो वेन डायग्राम में रिलेशन बताया जाता है। जैसे हम बोले अगर कोई रिलेशन ना हो तो हम अलग अलग करेंगे। जैसे बोले कार है, बाइक यहाँ पे और ट्रक यहाँ पे। अगर हम बोले कार का कितना व्हीलर होता है तो ये 4 व्हीलर होता है, बाइक कितना का होता है 2 व्हीलर होता है और ट्रक कितना या तो 10 या तो फिर 12, डिपेंड करता है। तो हम बोले ये अपने आप में सारे के सारे डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डी नंबर परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक कूट भाषा में रोजर को 5 लिखा जाता है और मॉल्स को 6 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पिन का कोड क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। हम बोले रोजर को 5 लिखा जाता है, रोजर का 5 है। मॉल्स को 6 लिखा जाता है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए 1 2 3 4 5, 5 का 5, MAULDS 6 का 6 लिखा गया। तो हम बोले पिन को क्या लिखा जाएगा, तो पिन में कितने वर्ड्स है 3। अगर पिन में 3 वर्ड्स है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आंसर होगा इसका कितना 3, यानी क नंबर सही होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित हो। हम बोले यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ P बना हुआ है। अगर P बना हुआ है तो जहां P का फॉर्मेशन होगा वहां पे हम लोग आंसर कर देंगे। तो यहाँ देखिए P का फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल A नंबर सही है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में
तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बोला गया छूटना धकेलना, यानी कोई छूट के भाग रहा है उसको धकेला दे गया, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाया गया, एक तरह से यहाँ पे फोर्स लगाया गया। तो अगर हम बोलना में अगर फोर्स लगाएं, यानी कोई इंसान बोल रहा था, अब क्या करेगा, उसको चिल्लाएगा, जोर से साउंड निकालेगा, तो हम बोलेंगे इसका परफेक्ट होता चिल्लाना। ये क्या होता चिल्लाना, यानी इसमें सिनोनिम्स बताना था कि ये अगर ये है तो उससे थोड़ा रिलेटेड क्या होगा। अगला स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल, एक कूट भाषा में पेपर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मौन को क्या, मौन का कोड क्या होगा। तो पेपर को अगर यू लिखा जाता है तो हम बोले पी का 16 होता है, 1 होता है, फिर ये 16, फिर ये 5, फिर ये कितना 18, और यू लिखा गया मतलब 21, 6, 21, 10 और 23। हम बोले 16 और 5 कितना 21, 1 और 5 6, 5, 16 5 21, 5 और 5 10 और 18 और 5 कितना 23, यानी हर एक नंबर पे 5 5 ऐड किया गया है। तो हम यहाँ भी 5 5 ऐड करेंगे, 13 और 5 कितना 18, यानी यहाँ पे 18, यहाँ भी 18, दो कन्फ्यूजन, 15 और 5 20, 20 यानी यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यू 21, 21 और 5 26, 26 यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, तो बिल्कुल खा नंबर सही होगा। तो हम ऐड करके इसमें बता सकते थे क्या होने वाला है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न चिन्ह पे क्या आता है। तो एक बात बताइए, ये स्टार्ट हो रहा है आर, यानी 18, 2 20, 2 22, 22 के बाद क्या होना चाहिए था 24, 24 का मतलब होता है क्या एक्स, 24 का मतलब एक्स, तो एक्स में दो फंस रहा है। आगे चलते हैं, एक और ये फिर डी मतलब 4, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, यानी 10 आना चाहिए। यानी हम बोले ए का 1 होता है तो डी का 4 होता है और जी का 7 होता है, तो डिफरेंस कितना का है 3 3 का, 1 3 4, 4 3 7, तो 7 और 3 क्या होना चाहिए 10। तो हमारे हिसाब से क बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 लड़कियां डी एल एन ओ तथा क्यू एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, है ना। चलिए, एल ओ के दाई और दूसरे स्थान पर बैठी है, एल जो है वो ओ के दाई और, एल जो है वो ओ के दाई और दूसरी स्थान पर बैठी हुई है, ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। एल जो है ओ के दाई और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, क्यू डी के तुरंत दाई और बैठी हुई है, क्यू जो है क्यू वो डी के तुरंत दाई और बैठी हुई है, यानी डी यहाँ पे होगा तो क्यू कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, क्यू डी के तुरंत दाई और बैठी हुई है। क्यू तथा एन के मध्य दो लड़कियां हैं, क्यू तथा एन के मध्य दो लड़कियां हैं। तो अगर हम बोले क्यू तथा एन के बीच में दो लड़कियां, तो दो तरह के बनेंगे कि यहाँ तो यहाँ एन हो सकता है या फिर यहाँ एन हो सकता है। आगे देख लेते क्या होता है। ये कंडीशन है कि या तो एन यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे एन होगा। चलते आगे स्टेप पे। एन के मध्य दो लड़कियां बैठी हुई है, डी के दाएं और कितनी लड़कियां बैठी है, डी के दाएं और कितनी लड़कियां बैठी है। तो हम बोले टोटल सिंबल अगर 5 है तो अगर यहाँ से करेंगे तो 2 और 2 4 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये फिट होगा कि यहाँ पे अगर हम क्यू डाल दें, एक सेकेंड, हाँ, क्यू अगर यहाँ पे डाल दें तो क्यू और इसके बीच में कितने लड़कियां बैठी हुई थी 5 लड़कियां। एक सेकेंड, एल के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, एल ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर, सॉरी, एल ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ठीक, एल ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर, एल ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, एल ओ के दाईं ओर, यानी एल है और ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। तो ओ अगर यहाँ पे होगा तो एल यहाँ पे होगा, एल ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठी हुई है, यानी क्यू जो है डी के तुरंत दाईं ओर बैठी हुई है, बिल्कुल बैठी हुई है। क्यू तथा एन के मध्य, क्यू तथा एन के मध्य दो लड़कियां बैठी हुई है। अगर क्यू तथा एन के बीच में दो लड़कियां बैठी हुई है तो टोटल 5 है। अगर हम एन को यहाँ रख दें, एन को अगर हम यहाँ रख दें तो क्यू तथा एन के बीच में दो लड़कियां बैठ चुकी है। तो अगर क्यू तथा एन के बीच में दो लड़कियां बैठी हुई है तो डी के दाएं और कितनी लड़कियां बैठी हुई है। तो अगर हम बोले कि क्यू यहाँ डाल दे, क्यू यहाँ डाल दे, तो क्यू और डी यहाँ पे हो जाएगा क्या एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, यानी 1 2 3 4 5 लड़कियां था, अरेंज हो चुका है।
तो हम बोले डी के दाएं और कितनी लड़कियां बैठी है, तो डी के दाएं और कितनी लड़कियां बैठी है, बस एक ही क्यू, तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा क्या, एक, इसका आंसर होगा एक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, के फिर एन फिर क्यू, यानी ये 11 है, 11 फिर ये 14 फिर ये 17, 11 14 और 17, पहला अक्षर देखिए सबका, तो 11 और 3 14, 14 और 3 कितना 17, तो 17 और 3 क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, 20 का मतलब टी होना चाहिए था, तो टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। आगे देख लेते हैं, 21 है, 18 है, 15 है, यानी घटते जा रहा है 3 3, तो 18 15 3 18 3 21, अगर हम घटाते जाए तो 15 में 3 जाएगा तो 12, यानी टी के साथ क्या आना चाहिए था, एल आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, 3 3 का गैप है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए था, एल। तो ख नंबर इसका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। तो चलिए देखते हैं, तो हम बोले कि ये देखिए 11 से 13 हो गया, 19 से 21 हो गया और 10 से 12 हो गया, यानी हर एक नंबर के बीच में 2 2 का गैप है, तो हम यहाँ भी वही मैनेज करेंगे। अगर 18 है तो 18 का 20 होना चाहिए था, 3 है का 3 का 5 होना चाहिए था, 21 है तो 21 का क्या होना चाहिए था, 23, यानी 20 5 23। तो हम लोग देख लेते हैं 20 5 23 कहाँ पे है, तो यहाँ 20 है, 5 भी और 23 भी है, तो इसका आंसर घ होगा। 11 13 19 21 और 10 12, बिल्कुल 18 2 20 3 2 5 21 और 2 23, तो T5W बिल्कुल सही है, यानी घ नंबर इसका सही है। अगले स्लाइड पे, तो अगला स्लाइड है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पे एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगी। तो हम बोले कि यहाँ देखिए 65 से 67, 67 से 69, हम बोले कि 2 2 का गैप आ रहा है, फिर 69 से कितना आ गया 81, यानी अगर गैप देखा जाए तो ये हो जा रहा है 12 का गैप, कितना का गैप 12 का, फिर 81 से 83, ये भी कितना का गैप 12 का गैप, तो हम बोले यहाँ भी जो होगा वो 12 का ही गैप होगा। क्यों, क्योंकि 3 3 का सीरीज बना हुआ है, 93 2 95, 95 और 10 115, आंसर कितना होना चाहिए था 115, यानी घ नंबर इसका सही उत्तर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, चलिए देखते हैं। रचनात्मक का अभिनव से वही संबंध है जो स्पष्ट का डैश से, यानी फिल इन द ब्लैंक है। तो हम बोले कि रचनात्मक मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना, एक तरह से अभिनव करना, बताना। तो हम बोले रचनात्मक मतलब अभिनव होता है, तो हम बोले स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्या, कोई चीज पारदर्शी है, स्पष्ट दिख रहा है, तो हम बोले एक तरह से पारदर्शी है, यानी इसका आंसर होगा ख नंबर। ख नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 और 3 दिए गए हैं। बताइए 3, ये 3 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथा तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कथन है इसका, कुछ आभूषण हीरे हैं, कुछ हीरे हार है। हम बोले 50-50 वाला, जैसा कि हमें पढ़ाया जा चुका है क्लास में, कुछ आभूषण हीरे हैं, यानी ये 50 और ये भी कितना 50, कुछ हीरे हार है, यानी हीरे का कितना यहाँ पे 50 और हार का यहाँ पे कितना 50, सभी हार अंगूठियां हैं, सभी हार, हार का ये 100 हो जाएगा और अंगूठी का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर इन दोनों का रिलेशन देखा जाए तो हीरा और हीरा कॉमन था, लेकिन 50-50 का रिलेशन था, तो हम बोले कि यहाँ से रिलेशन नहीं बना पहला और दूसरा का। लेकिन अगर बोला जाए हार, यहाँ पे भी हार का है 50 और यहाँ हार का है 100, तो 50 और 100 का रिलेशन बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि दूसरा तीसरा का बन रहा है, लेकिन पहला और दूसरा के साथ नहीं बन रहा है। तो चलिए देखते क्या होगा इसका आंसर। कुछ अंगूठियां हीरे हैं, कुछ अंगूठियां क्या है हीरे हैं। तो पहला है कुछ अंगूठियां हीरे हैं, कुछ अंगूठियां हीरे हैं, तो हम बोले कि इसका जब रिलेशन बन ही रहा है तो ये 50-50 का बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल सही है। कुछ अंगूठियां हार है, कुछ अंगूठियां हार है, यानी कुछ अंगूठियां क्या है हार है, तो अगर सभी हार अंगूठियां है तो कुछ अंगूठियां हार तो होंगी ना, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है। हम बोले अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, यानी स्टेटमेंट अगर धनात्मक रहा तो कभी भी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो हमारे जितने भी स्टेटमेंट थे सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो इसका निष्कर्ष
कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल गलत। यानी पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है। निष्कर्ष एक और दूसरा अनुसरण करते हैं, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये अनुसरण करता है, बिल्कुल क नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है, आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी खड़े हैं, संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं। हम बोले कुछ खिलाड़ी पंक्ति में खड़े और वीर सामने से 15वें स्थान है। हम बोल दिए कि सामने से वो कितने स्थान पर है, 15वें, यानी वीर यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वां स्थान पे है। हम बोले कि संकेत पीछे से हम बोल दिए 20वां स्थान पर है, यानी संकेत यहाँ पे है, संकेत यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। उसके बाद है आर्यन वीर के पीछे है। आर्यन जो है वो वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, यानी अगर वीर यहाँ पे है तो 1 2 खिलाड़ी के बाद में कौन सा है, कौन बैठा हुआ है, आर्यन, ठीक है। उसके बाद है के बीच में खिलाड़ी खड़े हैं, संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, यानी संकेत जस्ट आर्यन के बाद खड़ा है, तो बिल्कुल अरेंजमेंट हो चुका है। तो हमें पूछा गया पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो एक बात बताइए, ये हो गया 20, 21, 22, 23, यहाँ तक 23 और यहाँ पे 15, तो हम बोले 23 + 15, यानी 5 3 8 2 और 1 3 कितना 38, यानी 38 बिल्कुल आंसर सही है, यानी ग नंबर बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करें। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। तो हम बोले कि क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या का जैसे पहले के साथ संबंध है, उसी तरह चौथे संख्या का तीसरे के साथ क्या संबंध होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 10 का क्यूब करें तो 10 का क्यूब होता है 1 2 3, यानी 1000। अगर हम 10 का क्यूब करने के बाद 10 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1010, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर 11 का क्यूब करें तो ये होगा 1331। अगर इसमें हम 13 जोड़ दें तो 3 1 4 और 3 और 1, यानी 13 अच्छा 11 ऐड करना था, सॉरी, यहाँ पे 11 ऐड करना है, 11, एक सेकेंड, तो 11, हाँ यहाँ पे 11 ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 11 ऐड करने के बाद 1 1 2 3 1 4 3 और 1 हो जाएगा, यानी 1342, यानी क नंबर बिल्कुल सही है, क नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कुट भाषा में यदि सिट्रस को इतना लिखा जाता है, यू को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में श्रुति को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम बोले सिट्रस का है तो सिट्रस में टोटल वर्ड आ रहे हैं 3 3 6, और यहाँ भी 3 3 6 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 है, यानी कोडेड भाषा है, इसमें कोडेड का यूज किया गया है। यानी अगर हम पूछे एस के लिए कौन सा यूज किया गया तो 4, तो हम 4 यूज करेंगे। यू के लिए क्या यूज किया गया है 5, तो हम 5 यूज करेंगे। 4 और 5 से स्टार्ट किया है, आगे भी देख लेते हैं। आर के लिए क्या यूज किया गया, तो आर के लिए हमारे हिसाब से 1 यूज किया गया है, तो 1 होगा, 4 5 1। उसके बाद आई के लिए क्या यूज किया गया है 8, यानी 4 5 1 8, 4 5 1 8, तो खा नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 5 1 8 एक ही में है, तो बिल्कुल सही है खा नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं गलत संख्या क्या है। तो हम बोले कि 120 और 143 है। 120 और 43 में डिफरेंस कितना का है 23 का है। 143 और 168 में डिफरेंस कितना का है, तो ये 5 और ये 2 25 का है। और उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो डिफरेंस कितना का आ जा रहा है, 16 में 8 गया तो 8, और 8 में 6 गया तो 2, 28 का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 14 में 6 गया तो 8, और 11 में से 9 गया तो 2, यानी यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यानी गलती यहाँ पे 196 पे है। गलती कहाँ पे 196 पे है। अगर 196 के जगह में कुछ और होता, क्या होता, अगर 23 है 25 है, अगर 2 का लिया जाए तो ये 27 होता, और ये क्या होता 29 होता।
यानी ये 23 है, ये 25 है, तो ये 27, ये 29, दो का गैप होता। तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो 168 है, 168 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 168 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 197, और 197 में अगर हम 29 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 224। यानी आंसर होना चाहिए था 197, लेकिन यहाँ 196 है, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि लास्ट है रीजनिंग का। क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हम बोले यहाँ पे देखिए कि एक फिगर दिखाया गया है, 4 फिगर दिखाया गया है, कुछ रोटेशन का यूज किया गया है, तो हम लोग भी रोटेशन यूज करते हैं। अगर हम बोले ट्रायंगल यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, उसके बाद ट्रायंगल फिर वापस यहाँ चला गया, अगर ये वापस यहाँ गया है तो उसके बाद यहाँ जंप करना चाहिए। यानी ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हम बोले रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल यहाँ था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर आया, तो फिर नीचे आना चाहिए, मतलब ये डी नंबर, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे था, फिर ऊपर गया, तो अब क्या होना चाहिए? नीचे, तो बिल्कुल डी नंबर इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो ये रहा भाग 3 जो कि प्रारंभिक गणित है। तो गणित के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। यदि उस वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 12.5% है तो छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत क्या है? तो एक बात बताइए, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस बाय क्रय मूल्य यानी सी बराबर 5:4 का रेशियो में है। यानी एक सामान को में खर्च लगा 4 रुपए और उसका मार्क प्राइस कितना था? 5 रुपए, लेकिन बोला गया उसको बेचा गया 12.5% के लाभ पे। तो पूछा गया है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बोलें कि ये 5 है, ये 4 है, अगर हम 2 से गुना कर दें इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा 10/8, 10/8। यानी हमारे हिसाब से अब सीपी हो गया, अब हमारे हिसाब से सीपी और 8 रुपए है और एमपी कितना है? 10 रुपए। तो हम बोले 12 पॉइंट लाभ के प्रतिशत में बेचा गया। अगर 8 पे 12.5% का लाभ है तो 12.5% का स्केलिंग फैक्टर होता है 9/8, 9/8। तो हम बोले कि सीधा इसमें 9/8 कर दीजिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 9। यानी हम बोले कि ऑब्जेक्ट का एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस है जो है वो होगा 9। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। यानी कोई सामान 10 रुपया पे मार्क प्राइस था लेकिन बेचा गया उसको कितना पे? 9 पे। यानी छूट कितना का है? 1 का। तो हम बोले 1 का छूट है कितना पे? 10 पे, और 1/10 का मतलब सबको पता है कितना परसेंट? 10%। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया घ नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जो कि 42 है। बिल्कुल, इकाई लंबाई की 70 तिल्लियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है जबकि कोई भी तिल्ली तोड़ी नहीं जाती है। बिल्कुल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगी? तो हम बोले कि हमें तिल्लियों से बनाना एक समकोण त्रिभुज। एक बात बताइए, टोटल तिल्लियां 70 है, तो हम बोले ट्रिपलेट फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? ट्रिपलेट। तो हम बोले ट्रिपलेट फॉलो करेगा, तो हम बोले कि 20 का ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। 20, 21 और कितना? 29। तो अगर हम सबको ऐड करें तो 20, 40, 60 और 10, 70। तो टोटल ऐड करके कितना हो रहा है? 70। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बड़ा वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। तो हम बोले ये 20 है, ये 21 है, तो अगर इसका एरिया निकाला जाए तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा? 29 यानी 29। तो हम जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी समकोण त्रिभुज हो तो उसका एरिया होता है 1/2 × 20 × 21। 2 एकम 2, 2 दाएं 20, यानी 21 दाएं कितना? 210। यानी 210 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 210 इसका पूरा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:3 है। यदि उसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध एवं पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो परिणामी मिश्रण मात्रा क्या होगी? तो चलिए देखते हैं। तो हम बोले कि पहले दूध और पानी का अनुपात था 4:3। कितना था? 4:3, यानी मिल्क और वाटर। बाद में ये हो जा रहा है 8:7। 8 अनुपात क्या हो जाता है? 7।
ये हो क्यों रहा है? क्योंकि 2 लीटर पानी ऐड किया गया है। यहाँ देखिए हम बोले ये हो रहा है क्योंकि 2 लीटर क्या किया गया है? पानी ऐड किया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तरीका जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, 7 चौके 28, 8 तिया 24, डिफरेंस कितना का है? 4 का, यानी 4 यूनिट। यहाँ पे 8 दूना 16 यानी 16, 4 यूनिट का मान 16, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो शुरुआत में थे कितने? 4 3 7, यानी 7 गुना 4, यानी 7 चौके कितना? 28। यानी हमारे पास शुरुआत में 28 थे, तो पूछा है परिणामी मिश्रण मात्रा क्या है, अभी क्या है? तो हम बोले 2 लीटर ऐड करने के बाद क्या है? तो हम बोले 28 में से 2 ऐड कर दीजिए, मतलब आंसर होगा 30, यानी 30 लीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो? प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो हम बोले कि देखिए अगर 6 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 और 5 का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 6 पचे कितना? 30, 6 पचे 30। क्या लिखा हुआ है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 30 बचे? तो हम बोले अगर वो संख्या 30 होती तो वो पूरी तरह कट जाती, लेकिन 30 प्लस कितना होना चाहिए था? 1। लेकिन बात है कि यहाँ 91 है, तो 30 तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो नहीं सकती है, तो सबसे बड़ी संख्या लेने का तरीका है यहाँ n से लिख दो। तो हम बोले 30 है, 30 या 90, यानी 90 बन सकता है, और 90 प्लस 1 बराबर कितना? 91, यानी n बराबर यहाँ कितना लिया चुका है? 3। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 और 6 से कटे वो कितनी है? 90 है। तो आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 और 1 91, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45, एक निश्चित धनराशि पर 10% वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम एसआई में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि एसआई निकालने का तरीका है कि पहले टोटल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं कि कितना पड़ता है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 माह के लिए, 6 माह का मतलब 1/2 साल, बराबर टोटल कितना हो गया? 5%। टोटल इंटरेस्ट कितना का हो गया? 5%। और हमारे हिसाब से साधारण ब्याज दिया हुआ है 100, यानी 5% का वैल्यू ही दिया हुआ है 100। 5% का वैल्यू कितना है? 100। हम बोले कि 100% का देख लेते हैं, तो 20 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 20 से गुना हो जाएगा, यानी 2 और 1 2 3, यानी 2000 बिल्कुल सही आंसर है। तो 2000 ख नंबर बिल्कुल सही है, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है एसआई क्लास में। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास इसके पूर्वमान का, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास इसके पूर्वमान का 1/3 कर दिया जाता है। यदि उस बेलन का आयतन समान रहता है तो ऊंचाई अपने आरंभिक मान की कितनी गुनी हो जाएगी? हम बोले कि उसके व्यास में चेंजिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से हाइट में चेंजिंग होगा बिल्कुल। तो हम बोले कि बेलन का क्या दिया हुआ था? आयतन। तो आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। हम बोले आर स्क्वायर मतलब 1/3 कर दिया जा रहा है, यानी पहले अगर आर था तो अब 1/3 कर दिया जाएगा। अगर 1/3 किया जाए तो ये हो जाएगा 1/9। हम बोले कि अगर इसमें चेंज नहीं करना है, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पाई में चेंज नहीं करना है, तो एच में कितना लेना पड़ेगा? तो हमें एच बोले कि 9 गुना कर दीजिए, यानी 9 से गुना कीजिएगा, तभी जाकर ये कट कर कितना आएगा? 1। यानी बेसिक था कि एच कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? क्रय मूल्य के बीच क्या अनुपात है? तो हम बोले कि 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? 14.2/7% का मतलब होता है 1 बटा फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 1/7 यानी 8/7 स्केलिंग फैक्टर कितना? 8/7, यानी 7 के समान को 8 में बेचा गया। तो बोला उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? तो ये 8:7 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया कौन सा? घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपए हो तो उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो चलिए देखते हैं। 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या संगत इतना है। ओके, तो हम बोले 2 रुपए वाले अगर 3 सिक्के होंगे तो टोटल 6 रुपए होंगे, प्लस
1 रुपये वाला 4 सिक्का होगा तो 4 रुपये होगा, प्लस 50 पैसे वाला 5 सिक्का होगा तो 2.5 रुपये होगा, 2.5 यानी 6 4 10 12.5 यानी 12.5 का मान दिया हुआ है कितना 250। अगर 12.5 अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 पचे 125, 5 एकम 5, अब 5 20 है कितना 100, यानी एक का मान कितना है 20। अगर एक का मान 20 है तो पूछा है कि उसमें से 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो 4 था, तो हम 20 चौके क्या कर देंगे 80, यानी 4 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, यानी घ नंबर बिल्कुल सही है, घ नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 750 रुपए एवं दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से है और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को कराया जा चुका है। अगर हम बोलें कि पहले साल के अंत में 750 हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 900 हो जाता है, अगर हम दोनों का रेशियो ले लें यानी A2 अमाउंट 2 और अमाउंट 1 का रेशियो ले लें तो ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। तो हम बोले ये हो गया 900 प्लस 750, तो ये 1 0 1 0 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 5 से 18 पचे 90, 3 से 3 पचे 15, 3 छके 18, यानी 5 से कितना हो गया 6, यानी एक का क्या था एक का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना पे 5 पे, एक का इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पे, तो यानी 1/5 यानी कितना परसेंट 20%, कितना परसेंट 20%, बिल्कुल 20%। तो मूलधन क्या है, तो हम बोले कि 20% का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो हम बोले कि 20%, अब ये एक साल में 750 हो जा रहा है, 20% ये जो निकला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, यानी आर बराबर निकल गया कितना परसेंट 20%, आर बराबर कितना निकल गया 20%। अगर आर 20% है तो ये एक साल के बाद हो कितना जा रहा है 750, अगर 750 हो जा रहा है तो 20% का 20% अगर इतना है तो हम बोले कि जब 20% एक साल पे बढ़ेगा तो टोटल 120% होगा। अगर 120% है तो 120% का मान हो गया 750, तो 100% का निकाल देते हैं। तो हम बोले कि 100% का वैल्यू होगा 100% का वैल्यू होगा आप लिखोगे 750 बटा 120 गुना कितना 100 गुना 100, 1 0 1 0, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 पचे 10, 3 से 3 दूना 6, 25 तिया 75 और 1 0, 2 एकम 2, तो ये होगा 2 एकम 2 और 25 दूना 50, यानी 125 पचे कितना 625, 125 पचे कितना 625, तो बिल्कुल 625 कहाँ पे है, ये रहा घ नंबर, तो घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है एवं 18 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है, लड़कों एवं लड़कियों को मिलाकर संयुक्त औसत उम्र क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। तो हम बोले कि 12 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है और 18 लड़कियों की औसत उम्र कितनी है 12 वर्ष है, लड़कों एवं लड़कियों को मिलाकर संयुक्त औसत उम्र क्या होगी। तो हम मान लिए कि टोटल 12 ही है, हम मान लिए कि टोटल जो है टोटल सबका 12 ही है, कितना है 12 ही है, लेकिन यहाँ पे औसत से 3 ज्यादा है, औसत से कितना ज्यादा है 3, कितने लोगों का 12 लोगों का, 12 लोगों का, और ये डिवाइड कितना में होगा 18 प्लस 12, 18 प्लस कितना 12, यानी 3 गुना 12 और 3 गुना 12 और 18 तो 20 और 10 30, यानी 3 एकम 3, 3 दाएं 30, मतलब 1.2, यानी औसत जितना हम 12 माने थे उसमें 1.2 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 13.2, यानी ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 7 × 7 का 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 इंटू एक्स बराबर 7 हो तो एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान कितना है, चलिए देखते हैं एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले का यानी ऑफ का यूज करते हैं, का इंग्लिश में होता है ऑफ, है ना, तो करते हैं 7 तिया 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 ही आ जाएगा, 7 7 49, यानी ये हो गया 49 माइनस 40x बराबर कितना 7, बराबर कितना 7, अगर 7 7 से काट दे तो 7 7 49 माइनस 2x बराबर कितना 1, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो ये x बराबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो
तो इतना रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, लेकिन यह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 20% पर एनम है, 20% पर एनम। पर एनम कहने का मतलब है कि हर साल आपको 20% देता है। तो अगर हम बोले कि 6 महीना में कितना देगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। आर बराबर 10%, और टाइम है यहाँ पे 2 साल, टाइम है यहाँ पे 2 साल, यानी 2 ईयर। अगर हम बोले कि 2 ईयर है, लेकिन हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली, रेट ये हो गया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अगर टाइम 2 साल है, तो 2 साल को 6 मंथ में ब्रेक करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हाफ ईयरली, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, तो हम बोले 4 टाइम्स है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, बहुत अच्छी बात है। तो हम बोले ये टोटल पैसा है 1 2 3 4 5 गुना 4 का 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 11/10 बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 10 बच गया, और यहाँ पे 11 11 121, 1331, 1331 गुना 11, 1 4 6 4 1, और 1 0 चिपका देंगे, यानी हो गया ये हो गया 1,46,410, 1,46,410, यानी शुरुआत में 1 लाख था, तो हमारे हिसाब से ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 46,410, यानी आंसर हो गया 46,410। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर जो होता है वो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट। तो हम बोले कि P हमारा A फॉर अमाउंट यहाँ पे निकल चुका है, P हमारा दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट निकाल दिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई संख्या x से 50% कम है तथा अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। तो बिल्कुल कोई संख्या x से 50% कम है तथा अन्य संख्या x से 20% क्या है, कम है। तो एक बात बताइए, अगर हम बोल दे कि ये 100 है, ये कितना है 100, 50% कम है यानी ये 50 होगा, और अगर ये 20% कम है तो ये 80 होगा, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5:8, 5 अनुपात कितना 8, तो आंसर हो जाएगा 5:8, यानी क नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 20 और 120 है, 20 और क्या है 120 है। यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। बिल्कुल देखिए, यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, हम बोले 50% अधिक है, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा कितना 3/2, 50% अधिक है का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, यानी अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बिल्कुल 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया है ना, तो 3/2। यानी हम जानते हैं कि नंबर 1 गुना नंबर 2 इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू क्या एचसीएफ। तो हम बोले कि अगर 3 और 2 है तो ये रेशियो में, तो हम बोलेंगे 3 2 3 इंटू 2, और ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 120 गुना 20, 120 गुना 20। तो हम बोले 3 दूना 6, और 6 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400, यानी एक्स बराबर कितना 20, एक्स बराबर कितना 20। तो बोला छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 2 होगी, तो 2 को हम लोग 20 से गुना कर देंगे, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी 40। तो ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एक सेट का, अच्छा इसमें दोनों स्लाइड एक साथ हैं, कोई बात नहीं। एक सेट का माध्य 35 तथा माध्यिका 60 है, तो बहुलक निकालें। तो क्या निकालें, बहुलक। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि माध्य 35 तथा माध्यिका कितनी है 60 है, तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर बहुलक, यानी इसको मोड भी कहते हैं, मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है, 2 टाइम्स मीन, मतलब 3 टाइम्स माध्यिका माइनस 2 टाइम्स माध्य होता है, 2 टाइम्स क्या होता है माध्य होता है।
तो अगर हम बोले कि 6 या 18 यानी कितना 180 माइनस 35 दूना कितना 70, यानी 180 माइनस 70 बराबर कितना 110, यानी 110 बिल्कुल सही उत्तर है, घ नंबर सही है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि 56 है, तो देख लीजिए पहले इसको, फिर इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है के अंकों का योग क्या होगा। तो एक बात बताइए, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है के अंकों का योग कितना होगा। तो हम बोले 2 अंकों की संख्या जो बराबर है वो एक ही हो सकता है 11। 11 के अलावा कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं होगा जो सेम हो और 2 अंक होगा। जैसे हम बोलते हैं 22, तो क्या 22 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो एक ही संख्या ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या और जो सेम नंबर है। तो हम बोले इसका सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा, तो बिल्कुल इसका ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्षों में एक विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में निम्नलिखित लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। कला, विज्ञान, वाणिज्य। तो बोला गया है कि वर्ष 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या वर्ष 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो 2014 में लड़कों यानी लड़का का अगर देखा जाए तो ये 42 हो गया, ये भी 42 हो गया और ये भी हो गया 32। तो जोड़ते हैं 2 2 4 2 6 और 4 4 8 3 11 यानी 116। और लड़कियों का देख लेते हैं 2020 का ना, बिल्कुल, तो ये हो गया 43, ये हो गया 30 और ये हो गया लड़कियों का कितना 41। तो जोड़ लेते हैं 3 और 1 4, 4 का 4, 4 4 8 3 11 11 यानी 114। कट रहा है 2 5 10, 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 7 14 यानी 58:57। तो ये हो गया घ नंबर, घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किया गया। 30,000 रुपए में क्या किया गया, खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किया गया, उसे 39,600 में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत कितना था, लाभ प्रतिशत कितना था। तो एक बात बताइए, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। तो 30,000 शुरुआत में था और 3,000 एक्स्ट्रा लग गया, 3,000 एक्स्ट्रा लग गया, तो टोटल खर्च हो गया 33,000। कितना हजार, 33,000। और उसे बेचा गया 39,600 में। बेचा गया एसपी कितना है 39,600, 39,600। हम बोले कि कितना प्रॉफिट में बेचा गया, तो आप बोलोगे कि 6,600 का प्रॉफिट में बेचा गया। तो पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, तो हम बोले जानते हैं कि लाभ हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है 6600 का कितना पे 33,000 पे, 33,000 पे गुना 100 करेंगे, 1 2 1 2 1 1 33 एकम 33, 33 दूना 66 यानी 20%, यानी ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 58 का। चलिए और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर कौन सा 59। ए किसी कार्य को, देख लीजिए टाइपिंग कितना अच्छा हम लोग का, ए यहाँ पे ए किसी कार्य को अकेले किसी कार्य को अकेले ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं, ए जो है 30 दिन में कार्य को कर रहा है, बी जो है 16 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने का तरीका भी पता है आप लोगों को, 3 आ गया, 2 15 2 8 100, मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 15 दूना 30 यानी 15 हो जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी हो गया 8 और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 15। तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो बी को शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले बताइए कि ए कितना दिन तक कर रहा है, कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, आधा काम किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 8 या 24 240 काम था, उसका आधा काम कर दिया, यानी 120 काम बचा। अब 120 काम बी करेगा कितना एफिशिएंसी के साथ, 15 एफिशिएंसी के साथ, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 8 120 यानी टोटल कितना दिन लगेगा 8 दिन। किसको, बी को, किसका काम करने के, बचा हुआ काम करने का। तो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सॉरी
लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी थी? पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बोले कि एसपी जो है वो सीपी का उसका लागत मूल्य का कितना था? 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। तो हम बोले कि एसपी और सीपी का रिलेशन आ गया 1/2। 1/2, बिल्कुल 1/2। तो बोला गया है यानी 2 रुपये सीपी था, अब उसको 1 में बेचा गया तो छूट कितना पे दिया गया? तो पहला छूट दिया गया 20% का, 2 छूट दिया गया है, सक्सेसिव होगा। तो पहला छूट 20% का दिया गया और दूसरी छूट कितना का दिया गया वो पता करना है। तो हम बोले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दिखा जाए तो 20 का मतलब 1/5। 1/5 तो 5 का मल्टीपल बना देते हैं, इसको 20 बना देते हैं, इसको 10 बना देते हैं। तो हम बोले 20 के सामान को 1/5 के छूट पे बेचा गया, यानी बेचा गया कितना? 4/5 पे। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके कितना? 16, 4 चौके कितना आ गया? 16, यानी अभी भी 16 आ रहा है। लेकिन सामान को बेचा कितना पे गया? 10 पे। तो हम बोले 16 का सामान था, अब 10 पे बेचेगा तो 6 का डिस्काउंट दिया। कितना का? 6 का। कितना पे? 16 पे। 6 का डिस्काउंट दिया 16 पे, तो 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी 1/8 का मतलब होता है 3 गुना 12.5। 3 गुना 12.5 यानी 37.5, यानी 37.5, यानी दूसरा जो छूट होगा वो होने वाला है 37.5, यानी क नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो जैसा कि मैंने रीजनिंग का और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है, बाकी के सॉल्यूशन हमारे डायरेक्टर विवेक सर करवाएंगे, जो कि सक्सेस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, और जीके जीएस बचा हुआ है और हिंदी बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आप उनसे। गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो 20 क्वेश्चन कराया गया, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता का। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो ये कर जो है, ये उत्पादन के कारक में क्या है? शामिल नहीं है। बाकी पूंजी, श्रम और भूमि ये उत्पादन के कारक में शामिल होते हैं, जिसमें श्रम और भूमि ये प्राथमिक कारण होते हैं। प्राथमिक कारण क्या होते हैं? प्राथमिक, यानी फर्स्ट लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? देखिए एक चीज हमेशा गौर करना है कि आपको यह जरूर देखना है कि कौन सी नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है। नहीं शब्द के चलते भी हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें से यहां मही लिखा हुआ है, मही नहीं होता है, माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी जो है वो पूर्व दिशा में नहीं बहती है। ये नर्मदा और आपको ताप्ती, ये तीनों नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये तीनों नदी, बाकी ये वेगई, स्वर्णरेखा और वंशधरा ये जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? डायप्टर। डायप्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अगर कभी पूछ दे तो डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स, प्रत्येक चाइल्ड मैटर्स करते हैं, ठीक है, का लेखन किसने किया है? तो ये लेखन किया है कैलाश सत्यार्थी, और इनको चाइल्ड के चलते ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चाइल्ड रिलीफ के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा बनाई जाती है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीए,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका स्थापना 1900 कब होता है, 35 में, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा 3 बार किस आपात की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, लोकगीत मांड, लोक संगीत होता मांड, किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है मांड। और एक राजस्थान का बहुत बढ़िया लोक नृत्य है जो बराबर पूछता है, कौन सा? घूमर। कौन सा? घूमर। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक मतलब सेकेंडरी लेवल का प्रदूषक, यानी बाद में प्रदूषण होने वाला। तो ये कौन सा हो गया? स्मोग। और इनमें से ये जो है, ये तीनों ये प्राथमिक प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? प्राथमिक, याद रखिएगा, ये प्राइमरी प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो प्रथम पोषण स्तर कहां निर्मित होगा? तो उत्पादक द्वारा। आप देखे होंगे सबसे पहले उत्पादक, यानी जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, तो घास फूस को कौन खाता है? या कोई भी पौधे को कौन खाता है? कीड़ा मकोड़ा। तो सबसे पहला उत्पादक कहां से शुरू होता है? पौधे से। पौधे के बाद कीट खा लिए उनको, कीट को क्या खा लिया? मेढक खा लिया। मेढक को कौन खा लिया? सांप खा लिया। सांप को कौन खा लिया? बाज खा लिया। तो इस तरह से पोषण स्तर हम लोग का होता जाता है। तो सबसे पहले जो उत्पादक के बाद जो सबसे पहले पोषण करने वाला होता है जो कीट, वो शाकाहारी पोषक माना जाता है, पोषण करने वाला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इसमें से किसको पूंजीगत वस्तु नहीं मानते हैं? तो देखिए, अगर हम नॉर्मल वे में देखेंगे तो सारे के सारे दिखेंगे पूंजीगत वस्तु। अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि पूंजी लगता है, तो पूंजी तो सब में लगता है, लेकिन यहां पर पूंजीगत वस्तु नहीं है बोल रहा है, तो भोजन एवं वस्त्र पूंजीगत वस्तु नहीं है। क्यों इसको मान रहे हैं पूंजीगत वस्तु नहीं है? कि क्योंकि कोई भी बिजनेस, इकोनॉमिक्स टर्म में कोई भी बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए भोजन एवं वस्त्र का जो खर्च होता है वो एकदम नॉमिनल होता है, एकदम कम, मतलब एकदम कम। और अगर कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं जिसमें औजार, मशीन, ट्रक, ये सब का जरूरत है, उन सभी में हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इनको हम पूंजीगत वस्तु नहीं मानते हैं और बाकी तीनों को पूंजीगत वस्तु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस जीव के कारण काला जार होता है? तो कौन से जीव के कारण बोला जा रहा है कि काला जार होता है? तो लिस्मेनिया के द्वारा क्या होता है? काला जार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया था? तो राज्य हड़प नीति हम लोग को पता है, लॉर्ड डलहौजी उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही राज्य हड़प नीति किया था, एक एक राज्य को हड़पना शुरू किया था। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो कौन से भाग में ब्रिटिश भारत के? तो ये दक्षिणी भारत में। किसमें? दक्षिणी भारत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल मतलब होता क्या है? एक विधायिका होती है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन। जैसे हम लोग का लोकसभा में होता है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, उसी तरह से इसमें विधानमंडल और विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो 2 हो गया द्विसदनीय। तो इसमें से किसमें हो जाएगा? बिहार में। ऐसे कितने राज्य में है? तो टोटल, और 5 राज्य में टोटल है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे करते हुए कर्नाटक, इन सभी 5 राज्यों में है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था?
तो किस देश के संविधान से लिया था? ये तीनों शब्द जो हम लोग के संविधान में लिखा गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से, यानी फ्रांसीसी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आपको पता होगा कि दिल्ली में एक जामा मस्जिद भी है और दिल्ली में एक लाल किला भी है। तो लाल किला को शाहजहां ने बनाया था, और आप अगर लाल किला गए होंगे तो उनके अंदर एक छोटा सा मस्जिद है जो कि वहीं इबादत करने के लिए बनाया गया था। तो उस मस्जिद को किसने बनाया था? तो औरंगजेब के द्वारा वो मस्जिद बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल में ही शुरू किया गया ऑपरेशन अजय मिशन किससे संबंधित है? तो ये आप लोग का लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम अभी हाल में 2-3 दिन पहले का। तो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा होगा, जिसमें भारत भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, आप देखे होंगे न्यूज में, और अमेरिका भी इजराइल के सपोर्ट में हथियार का जकीरा भी भेज दिया गया है। और हमास को भारत और अमेरिका दोनों आतंकवादी संगठन मानते हैं, जो कि फिलिस्तीन से सटा हुआ फिलिस्तीनी कंट्री सब है। ठीक है, ये अपने आप को लड़ाका मानते हैं हमास, लेकिन इजराइल वाले, भारत वाले, अमेरिका वाले, अन्य और भी देश इन्हें क्या मानते हैं? आतंकवादी संगठन। चलिए नेक्स्ट, हौज ई सुल्तानी एक है। तो हौज ई सुल्तानी क्या है? देखिए, हौज से ही पता चल रहा है, हौज में हम लोग क्या भरते हैं? पानी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बड़ा जलाशय। अब ये है कहां? क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि आखिर ये हौज ई सुल्तानी है कहां? तो आप दिल्ली घूमने गए होंगे और जरूर वहां घूमे होंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद 1206 ईस्वी से वो अपना गुलाम वंश का स्थापना करते, 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश आगे का कार्य करता है, ऊपर का फ्लोर बनाता है, और उसी क्रम में इल्तुतमिश के द्वारा एक बड़ा सा ये जलाशय बनाया जाता है उस जगह पर, उसी को नाम दिया जाता है हौज ई सुल्तानी। स्टोरी जान लीजिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम हिंदी के सेशन में चलते हैं, आ जाते हैं सामान्य हिंदी, और ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हिंदी पे पूरा ताकत लगा के अभी से ध्यान दीजिए। कभी भी अपने आप में घमंड मत कीजिएगा कि हिंदी में तो हम बहुत तेज है, क्योंकि जितने लोगों ने अपने आप में घमंड किया कि हिंदी में वो बहुत तेज है, तो लिटरेचर ऐसा चीज होता है जो सबको लेके डूब ही जाता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 61 से लेके 64 तक। ठीक है, एक गाद्यांश दिया हुआ है, इस गाद्यांश को हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं इत्मीनान से। यज्ञ एक सुकर्म है, यानी यज्ञ एक सुकर्म मतलब होता है अच्छा कर्म। ठीक है, जिसके माध्यम से सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसके माध्यम से संसार की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। देखते होंगे आप, यज्ञ करता है स्वाहा स्वाहा, ताकि हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, जितना भी यज्ञ कर लीजिए परमात्मा आपको नहीं मिल सकते, ये बोल रहा है। यज्ञ के समय वैदिक मंत्रोच्चारण करने पर मंत्रों के रचयिता ऋषि भी अपने सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद के संकल्प से प्रकृति अनुकूल होने लगती है। तो यज्ञ करते हैं तो प्रकृति क्या होने लगती है? अनुकूल होने लगती है। ठीक है, तथा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे कार्य जो मनोकामना हम रखते हैं वो पूर्ण होते हैं। ठीक है ना, इससे जीव के अंदर की हिंसक प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जैसे जीव हिंसक प्रवृत्ति का है, तो वो अगर पूजा पाठ में ध्यान लगाता है तो उसका हिंसा अंदर से खत्म हो जाता है। ठीक है, यह कथन आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी की अमृतवाणी का है। तो यह कथन किसने कहा? जो ऊपर हम पढ़े, आचार्य स्वतंत्र देव जी। ठीक है, ये एक महान व्यक्ति है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे, इनकी एक पूरा परिवार है बहुत बड़ा, और ये धर्म का प्रचार करते हैं और अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। ठीक है, यह नई दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस के पार्क में प्रवचन करते हुए उन्होंने बताया है कि यज्ञ से मानव जीवन सुखद होता है तथा समाज के अंदर सुसंस्कृत एवं नैतिक समाज ही भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। इससे शांति और सद्भावना का वातावरण पैदा होता है। ये पढ़ लिए हम लोग। अब इसको पढ़ने के बाद इसको अच्छा से इसलिए पढ़े ताकि आपके दिमाग में भी घुसे। अब इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
चलिए आ जाते हैं, यज्ञ से क्या फायदा है। देखिए तो यज्ञ से क्या फायदा, मंत्रों के उच्चारण, यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्वाहा बोलते हैं, ठीक ना। तो मंत्रों के उच्चारण से प्रकृति अनुकूल हो जाती है। ये सही लग रहा हम लोग को, ये तो सही लग रहा। आगे देखिए, यज्ञ में ऋषि लोग आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यज्ञ में ऋषि लोग ही आए, यज्ञ आप घर में खुद भी कर सकते हैं अगर आपको मंत्र आता है तो, ठीक है। यज्ञ से पैसे की आमदनी होती है, पैसा का कोई बात होता नहीं है, जिसके पास जैसा पैसा है उसी तरह का पूजन पाठ करता है, इसीलिए ऐसे पैसे की कोई लालच की बात नहीं होती है। तो पहला नंबर ऑप्शन इस हिसाब से है। किस आचार्य की अमृतवाणी उपयुक्त अवतरण में उल्लेखित किया गया है, तो हम लोग पढ़े आचार्य श्री स्वतंत्र देव, आचार्य श्री स्वतंत्र देव। चलिए, यह अमृतवाणी कहां दी गई, तो यह अमृतवाणी नई दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस के पार्क में दी गई। तो बड़ा आसान सा है ये, ठीक ना। पैराग्राफ बड़ा इजी है। यज्ञ से क्या लाभ है, तो यज्ञ से सबसे पहला बात है मन पवित्र हो जाता है, शांति हो जाता है, मन, ये सब हम लोग नॉर्मल भी जानते हैं। शांति एवं सद्भावना का विकास होता है। एकदम आसान सा था पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुंह की खाना एकदम इजी सा, ये मुहावरा हम लोग यूज करते हैं, हार जाना, एकदम रटा जाता है मुहावरा, ऐसा चीज है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो बता दीजिए तो कौन सा होगा, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि। गुरुमुखी लिपि में किसका, पंजाबी लोग का जो बोला गया है, गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है किस लिपि में, यानी पंजाबी लोग जो अपना भाषा लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। रोमन लिपि में क्या लिखा जाता है, इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भुर्जा का संधि विच्छेद, देखिए भुर्जा का संधि विच्छेद ये और ये सेम देखने को है, लेकिन इसमें भू में ऐसे है, ध्यान रखिएगा, और हम लोग को होना कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो भुर्जा ये हो जाएगा ग नंबर, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा और दुर्घटना घट जाएगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो कौन सा इसमें से व्यंजन संधि नहीं है, तो संधि के बहुत से प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सभी के बारे में जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो क्लियरली पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्या नहीं है, रसायन, रसायन नहीं है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, एकदम बेसिक और पहला समास का पहला लाइन का सवाल है ये, क्या कहा जाता है, विग्रह। और अगर संधि के पदों को अलग कर दे, तो कोई शब्द को दो भाग में तोड़ दे और संधि का बात कर दे, तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद कर देना, और इसको क्या बोलते हैं, समास विग्रह कर देना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो शब्द के चार भाग होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत के शब्द होते हैं सीधे तत्सम, संस्कृत थोड़ा मिक्स होता है, उससे आकर हिंदी की तरफ जाते हैं तो तद्भव, ठीक है। और देसी शब्द को क्या बोलते हैं, देशज, और विदेशी यानी अंग्रेज लोग जो हमको सिखा के गए, अगर वैसा कोई शब्द का यूज करते हैं, या जो अरबी फारसी जो लोग भी आए वैसा शब्द का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विदेशज। इसमें क्या हो जाएगा, तत्सम नहीं है तो कुच्ची, ये क्या है, कुच्ची तत्सम नहीं है, ये क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो देखिए दुख तो हुए, वो तो सेंटेंस में समझ में आ रहा है, इसका कोई मतलब है, यहां पर इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है, तो क्षोभ हुए यहां पर नहीं होगा, इसमें हम लोग को त्रुटि चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्वान ने परीक्षा की खलिस्तान आग से की, परीक्षा की तुलना किससे की, आग से। और ये जेएसएससी यानी झारखंड के एग्जाम देने वाले भली भांति जानते हैं कि आग से भी डेंजर क्या है, जेएसएससी का एग्जाम है। क्यों कभी आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विपत्ति का पर्यायवाची शब्द, किसका, विपत्ति का, तो विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत, पर्यायवाची शब्द यानी सिमिलर शब्द। नेक्स्ट, जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, उन्नति का इसके जगह में और सुइटेबल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकास, क्या हो जाएगा, विकास चाहते हैं तो परिश्रम करो, ठीक है। अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है,
तो अटखेलिया सूझना मतलब कभी कभी हम लोग किसी से अटखेलिया करते हैं यानी मजाक करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, किसी का भी मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र यानी तेज बुद्धि वाला, उसको हम लोग यहां क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि, थोड़ा बुद्धि, दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि, मंद बुद्धि और कमजोर, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि वाला। कुश जो है यहां पर एक शब्द का यूज हो रहा है, आपको बता देना चाहूंगा, कुश शब्द का यूज हो रहा है, ठीक है। ये कुश है क्या, एक्चुअल में कुश जो है ये एक घास का नाम है। किसका नाम है, घास, जो बहुत नुकीला सा घास होता है, जो पूजा पाठ में बड़ा यूज होता है। और कुश राम भगवान के पुत्र का भी नाम था, लव कुश। तो यहां पर उनका वैल्यू है कि पूजन में इसका व्यवहार होता है, तो ये बहुत नुकीला सा होता है, कुश निकला हुआ गड़ भी जाता है, इसलिए यहां पर तीव्र बुद्धि यानी तीव्र नोक होता है उसका, इसीलिए कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शाश्वत का विलोम क्या है, शाश्वत यानी जन्म जन्मांतर तक, जैसे हमारी संस्कृति सोहन संस्कृति हम लोग बोलते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक चलते जा रहा है। सनातन संस्कृति बोलते हैं जन्म जन्मांतर तक, तो इसका विलोम बोल रहा है यानी क्षणिक, क्षण भर के लिए, तुरंत आया तुरंत गया, ठीक है। चलिए देखिए, सही वर्तनी वाले भाव लिखा, शब्द का चयन करे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करे, तो देखिए दिवास, दिवस, दिवस और दिवस, कौन सा सही लग रहा है, इसमें चारों ऑप्शन देखना होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी का कुछ चीज हम डकार गए मतलब हड़प गए, क्या कर दिए, हड़प लिए। और अंतिम क्वेश्चन, खग, खग का मतलब होता है पक्षी, क्या होता है, पक्षी। तो चलिए आज का टोटल 80 क्वेश्चन खत्म हुआ, आप इसको जरूर से देखिए और रिवाइज कीजिए और इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल में। धन्यवाद।